सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 9 है और इस चैप्टर की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो आपके ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग क्रिएचर जो है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात उनके अंदर है, ये हम पढ़ेंगे। We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals। तो अलग अलग हैबिटेट्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। एक्टिविटी 1 में हमने कुछ ऑब्जेक्ट, प्लांट्स, एनिमल ये सब लिस्ट किए थे जो कि अलग अलग सराउंडिंग में पाए जाते हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं और सोचते हैं विच एग्जाम्पल्स इन अवर लिस्ट आर लिविंग। तो जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें कौन से एग्जाम्पल्स लिविंग है। चलो मान लेते हैं हम एग्जाम्पल फॉरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में जो ऑब्जेक्ट या प्लांट या एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें से कौन से लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग है, ये हमको देखना होगा। तो हम कैसे देखेंगे भाई, फॉरेस्ट में आप क्या लिखोगे, ट्रीज पाए जाते हैं, वहाँ क्रीपर्स पाए जाते हैं, स्मॉल और बिग एनिमल पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाती हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, सूखी पत्तियां, मरे हुए जानवर, मशरूम्स एंड मॉस। मॉस का मतलब काई। जैसे पानी कई जगह पर देर तक पड़ा रहता है ना, तो कुछ दिन के बाद वहाँ काई जम जाती है, हरा हरा जम जाता है, उसी को मॉस कहते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इसके अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ आइटम है। अब आप बताओ इनमें से कौन से लिविंग है। तो ट्रीज हमारे लिविंग है, क्रीपर्स लिविंग है, छोटे बड़े एनिमल्स लिविंग है, बर्ड्स लिविंग है, स्नेक्स भी लिविंग है, इंसेक्ट भी लिविंग है, रॉक लिविंग नहीं है। इसी तरह सॉइल, वाटर, एयर, जो ड्राई लीव्स होती है, पत्तियां जो सूख जाती हैं उसको हम डेड कहते हैं, यानी वो लिविंग थिंग में नहीं आती। इसी तरह से मरे हुए जानवर वो भी लिविंग नहीं है, वो जिंदा तो है नहीं। मशरूम्स ये आपका आएंगे लिविंग में, और मॉस जो आपकी काई है वो भी लिविंग में आती है, ठीक है। तो जो सर्किल मैंने किया है वो सारे लिविंग हैं। अब आप सोचो उन ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि आपके आसपास हैं और ग्रुप करो उनको लिविंग और नॉन लिविंग में। ये सिंपल से काम है, आप कर सकते हो। आपके आसपास टेबल होगी, चेयर होगी, पेन होगी, ये सब नॉन लिविंग में आएगी। कोई डॉग है, कैट है, लिजार्ड है, स्पाइडर है, ये सब लिविंग में आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो कुछ केस में ये हमारे लिए आसान होता है ये पता करना कि कौन लिविंग है कौन लिविंग। भाई ये तो आप बता ही दोगे कि हाँ कौन चीज़ जिंदा है कौन चीज़ जिंदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट हो गया आपका चेयर, टेबल, आप जानते हो कि ये अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। अच्छा, पहली एक राइम पढ़ रही थी, फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस, रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो ये पूरी एक तरह से एक कन्वर्सेशन टाइप का है, इसमें इतना कुछ खास नहीं, आप पढ़ सकते हो। मेन चीज़ इसमें क्या है कि टेबल और चेयर की आपस में बातचीत बताई गई है। तो इस राइम के अंदर टेबल और चेयर को एक लिविंग थिंग की तरह दिखाया गया है, जबकि हम जानते हैं कि ये लिविंग नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई है आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अब पहेली और बूझो को ये पोएम बहुत ज़्यादा फनी लगी, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चेयर और टेबल है वो जिंदा तो है नहीं और वो ना बात कर सकती हैं ना वॉक कर सकती हैं, लेकिन इस पोएम के अंदर तो यही दिखाया गया है कि आपस में बात कर रही हैं और चलने फिरने की बात हो रही है। तो चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन ये क्या है, अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं और जितने भी लोग हैं दुनिया में वो जिंदा हैं। हमारे आसपास एनिमल्स हैं दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, यानी जिंदा चीजें भरी पड़ी हैं। डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट और भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो सब क्या है, जिंदा है, अलाइव है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है, जिंदा है, ये कैसे पता चलेगा। अक्सर ये आसान नहीं होता डिसाइड करना। हमें ये बताया गया है कि जो प्लांट्स है वो लिविंग है, लेकिन वो तो मूव करते नहीं। जैसा कि डॉग और पिजन है, भाई जो डॉग हो गया, पिजन हो गया, वो तो मूव करते हैं तो हम कहते हैं वो लिविंग है, लेकिन प्लांट तो मूव नहीं करते। लेकिन हमको तो ये पढ़ाया गया कि प्लांट भी लिविंग है। वहीं दूसरी तरफ कार और बस ये मूव करते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम क्या कहते हैं कि नॉन लिविंग है। इसका मतलब किसी के मूवमेंट को देख के हम लिविंग और नॉन लिविंग नहीं कह सकते कि मूव कर रहा है तो लिविंग ही होगा या मूव नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग होगा। जैसे कार और बस आपकी मूव करती है लेकिन फिर भी वो नॉन लिविंग में है। प्लांट मूव नहीं करते लेकिन फिर भी वो लिविंग है, जिंदा है। प्लांट्स और एनिमल देखने में लगता है कि उनका जो साइज है वो ग्रो हो रहा है टाइम के साथ, यानी साइज बड़ा हो रहा है। भाई प्लांट छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इसी तरह एनिमल है, जब वो पैदा होता है कोई, जैसे कोई डॉग है जो पपी है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, यानी उनका साइज ग्रो होता है टाइम के साथ। लेकिन फिर हमें क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं आसमान में, उनका भी जो साइज है वो बड़ा होता रहता है। भाई छोटा सा बादल था, वो धीरे धीरे करते वो बड़ा होता गया, तो क्लाउड भी तो ग्रो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या क्लाउड्स भी लिविंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो दो चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई। एक तो मूवमेंट वाला कि सिर्फ मूवमेंट को देख के हम नहीं बता सकते कि कौन लिविंग है नॉन लिविंग, और दूसरा साइज का कि हमने कह दिया कि प्लांट और एनिमल तो ग्रो होते हैं तो वो लिविंग है, तो क्लाउड भी तो ग्रो होता है, वो क्यों नॉन लिविंग है? तो यहाँ मामला फंस गया ना। क्या जो लिविंग थिंग है उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि उनको अलग बनाती है नॉन लिविंग से? यानी सारे लिविंग थिंग के बारे में मिलाकर सोचो कि उन सब के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो सारे लिविंग थिंग में पाई जाती हैं लेकिन वो चीज नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाई जाती।
आप खुद ही एक वंडरफुल एग्जाम्पल हो लिविंग बीइंग का, यानी हम खुद जिंदा है ना, तो हम खुद ही देख लें कि हमारे अंदर क्या चीजें हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग, यानी हम खुद जिंदा है तो हम अपने अंदर देख लें कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि नॉन लिविंग थिंग से अलग है। इनमें से कुछ को आपको लिस्ट करना है अपनी नोटबुक में, तो आप खुद सोच के लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमें फूड की जरूरत पड़ती है, हम खाते पीते हैं, नॉन लिविंग थिंग तो खाती पीती नहीं है ना भाई। टेबल चेयर के आपका खाना खाती है? नहीं खाती ना। इसी तरह आपका स्लीप हो गया, हम सोते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं सोते। ब्रीथ हो गया, हम सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेती। हम ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, हमारा साइज बड़ा होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जनरली नहीं होती। बस एक क्लाउड वाला एग्जाम्पल है, इसी तरह एक आध दो और कुछ होगा, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होती। ठीक है, ये कुछ मोटा मोटा अपने बारे में हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी से हम वेस्ट मटेरियल भी निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीट करना। भाई जो खाया पिया बॉडी में इस्तेमाल हुआ और जो वेस्ट मटेरियल हो गया वो बॉडी से निकल जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग तो ये नहीं करती। अब अपनी लिस्ट की तरफ देखो और मार्क करो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपने लिस्ट की है, विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट। तो जो चीजें आपने लिस्ट में लिखी है अपनी कि मेरे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि नॉन लिविंग थिंग से अलग है, अब ये देखो कि क्या वो चीजें एनिमल में भी देखने को मिलती है या प्लांट में भी देखने को मिलती है। तो एनिमल को भी फूड की जरूरत है, वो भी सोते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी ग्रो होते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। प्लांट की बात करें तो उन्हें भी फूड की जरूरत पड़ती है, वो खुद ही से अपना खाना बनाते हैं। प्लांट सोते नहीं, ये एक चीज है जो कि अलग है। ठीक है, बाकी प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। वो भी ग्रो होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, वो भी एक्सक्रीट करते हैं, ये हम देखेंगे आगे। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपने बारे में लिखी कि हमारे अंदर ये चीजें हैं, आप देखोगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है सारे ही लिविंग थिंग्स में, जिसको डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? तो अभी हमने लिखा था अपने बारे में ना कि हम खाना खाते हैं, नॉन लिविंग थिंग खाना नहीं खाती। तो हमने देखा कि फूड की जरूरत तो सभी को है, सिर्फ हम ही को नहीं, एनिमल और प्लांट को भी जरूरत है। तो अब यही हमारे सामने सवाल आ गया कि क्या सारे ही ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है? पहले हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग है उनको खाने की जरूरत है, और ये भी कि कितना जरूरी है ये जो फूड है एनिमल्स के लिए भी और हमारे अपने लिए भी। ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए। एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। भाई कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स ही खाते हैं, तो वो पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंडेंट है। वहीं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल को शिकार करके खाते हैं, तो एक तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड है फूड के लिए। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो खाने से क्या मिलता है? फूड से ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है जो कि जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो ग्रो हो सके, उनका साइज बड़ा हो सके। और सिर्फ साइज बड़े होने के लिए नहीं कि हाँ छोटे से बड़े हो जाए, ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है और भी जो लाइफ प्रोसेसेस है जो कि उनकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसके लिए भी जरूरी है। अब आप कहोगे ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एक्टिविटीज जो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे आपका डाइजेशन हो गया, भाई खाना आप खाते हो, अगर खाना हजम ही ना होगा, हजम होने का मतलब क्या है कि जो आपका फूड है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और फिर उससे एनर्जी निकाली जाती है। जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो एनर्जी ही नहीं निकलेगी, और जब एनर्जी नहीं निकलेगी तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। भाई खाना एनर्जी के लिए तो खाते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? इसी तरह एक और लाइफ प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, कि खाना आपने खाया तो आपके पेट में गया, एनर्जी की जरूरत तो आपके पूरी बॉडी को है, तो जो खाना हम खाते हैं ना वो फिर सिंपल फॉर्म में बन के हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर उस ब्लड के साथ ही साथ हर जगह पहुंच जाता है। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर एक प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन, यानी जो फूड हमारे अलग अलग बॉडी के हिस्से में पहुंचा उससे एनर्जी बनाना। और फिर एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस आता है जिससे हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से निकल जाए। ये जो मैंने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इतनी चीज बताई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको आपको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल इतना समझना कि वो सारी चीजें जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है जिसकी वजह से वो जिंदा होता है। तो एनर्जी की जरूरत सिर्फ ग्रो होने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी की जरूरत और भी जो लाइफ प्रोसेस है उनके होने के लिए भी जरूरी है। क्या सारे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करते हैं, यानी वो ग्रो होते हैं, साइज में बड़े होते हैं? अच्छा बताओ, जो कुर्ता आप 4 साल पहले पहनते थे क्या अभी भी आपको फिट आ रहा है? तो अब आपको वो फिट ना आ रहा होगा क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुर्ता हो गया, शर्ट हो गई, पैंट हो गई, जो 4, 5, 6 साल पहले पहनते थे अब आपको वो नहीं आ रहा होगा। तो हम कहते हैं ना कि कपड़ा छोटा हो गया, असल में कपड़ा नहीं छोटा होता, हम बड़े हो जाते हैं। कपड़ा तो उसी साइज का होता है। तो इन सालों में आप क्या हुए होगे? ग्रो हुए होगे और लंबे हुए होगे, इसीलिए वो कुर्ता आपके साइज का नहीं आ रहा। अब ये चीज आप रियलाइज नहीं करोगे, आपको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन आप ग्रो हो रहे हो हर टाइम, यानी अभी भी आप ग्रो हो रहे हो। जब ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे थे तब से लेके अभी तक भी आपके अंदर कुछ ग्रोथ हुई, थोड़ी सी हाइट वगैरह बढ़ी होगी, थोड़ा सा वेट इधर उधर हुआ होगा, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। जब कुछ अमाउंट में ग्रोथ हो जाती है तब हमको पता चलता है
कि यार पिछले साल हाइट नापे थे इतनी थी, अभी इतनी हो गई, तो अचानक से एक रात में नहीं बढ़ती, वो धीरे 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 बढ़ रही थी। और कुछ सालों के अंदर आप एडल्ट बन जाओगे, जवान हो जाओगे। नीचे फिगर आप देख सकते हो कि पहले आप इस तरह रहे होगे, इस समय आप इस तरह कुछ होगे, आगे चल के इस तरह हो जाओगे, दाढ़ी मूछ आ जाएगी। एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी ग्रो हो जाते हैं, वो भी एडल्ट बन जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। जो पपीज होते हैं यानी कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी आपने एडल्ट बनते हुए देखा होगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। इसी तरीके से एक चिक, जिसको हम चूजा कहते हैं, वो हैच करता है एग से, यानी अंडे से बाहर आता है, और फिर वो ग्रो होके बड़ा होके मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। यहाँ साइड में फिगर देख सकते हो, पहले इस तरीके से होता है चूजा जो है वो, फिर इस तरह से होता है, फिर पूरा तरह से मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। अब प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अपने आसपास देखो, कुछ प्लांट जो एक ही टाइप के हों, जैसे आम का पेड़ आपने देख लिया, तो आप देखोगे इनमें से कुछ छोटे से हैं, यंग वाले प्लांट हैं, और कुछ होंगे बड़े होंगे। जैसे मान लो आपने आम की बीज लगाई थी कुछ महीने पहले, तो उसमें से थोड़ा सा पेड़ निकल आया होगा। या विलेज एरिया के अंदर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे तरीके के प्लांट आपको दिखेंगे। तो जैसे किसी एक प्लांट को आपको देख लेना है, जैसे मैंगो का देखना है, तो मैंगो के छोटे प्लांट भी आपको दिख जाएंगे, जो भी नए नए बड़े हो रहे होंगे, यंग वाले, और बड़े वाले भी पेड़ दिख रहे होंगे। यानी कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो आपसे छोटे होंगे, और कुछ होंगे जो आपकी हाइट के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपसे बहुत बड़े होंगे। तो वो सारे क्या है, अलग अलग स्टेज में है ग्रोथ के। जो छोटा वाला है एकदम, वो भी ग्रो हो रहा है, अभी और बड़ा होगा, आपकी हाइट तक पहुंच जाएगा। जो आपकी हाइट का है वो और बड़ा होगा। इसी तरह से अलग अलग स्टेज में है ग्रोथ की। अब इन्हीं प्लांट्स को कुछ दिन या हफ्तों के बाद देखो तो आपको पता चलेगा इनमें से कुछ ग्रो हो गए हैं साइज में, यानी अभी यार इतने बड़े थे, और एक आध हफ्ते बाद देखा तो और थोड़े से बड़े हो गए। तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने देख लिया कि जो ग्रोथ है वो कैसी चीज है जो कि सारे लिविंग थिंग में कॉमन हमको दिख रही है। यानी इंसानों के अंदर ग्रोथ होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। आपको क्या लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी ग्रोथ शो करते हैं? तो नहीं, वो ग्रो नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने टेबल लाई थी छोटी सी, एक साल के बाद वो बड़ी हो गई, चेयर छोटी से बड़ी हो गई, तो ऐसा तो होता नहीं। जिस साइज की आपने ली थी उसी साइज की रह जाएगी, चाहे जितने साल के बाद देखो। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर? क्या सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पायर करते हैं? अब रिस्पायर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसमें लोगों को डाउट रहता है। जैसे मान लो ये हमारा लंग्स है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो मुंह से या नाक से हवा कहाँ जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है। तो हम क्या लेते हैं जब सांस लेते हैं? एयर लेते हैं। तो ये जो सांस लेने वाला प्रोसेस है, जिसमें हवा को हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, यानी लंग्स के अंदर भरते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीद इन, यानी हम सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एयर लेते हैं, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। जैसे कुछ कॉमन गैस की बात कर ले जो कि एयर के अंदर होती है, तो वो आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी को एयर में प्रेजेंट सारी गैसेस की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब हम सांस लेते हैं और वो जो एयर है हमारे लंग्स में जाती है, तो लंग्स में वेन्स का एक कनेक्शन होता है, यानी नसें वहां से होके जा रही होती हैं और उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया कि ये एक वेन है, नस जा रही है, इस तरह से होता नहीं है, सिंपल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस एयर के अंदर से सिर्फ ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, पूरी एयर लंग्स के अंदर आई थी, लंग्स से ब्लड के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गई। ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ बहते बहते कहाँ जाएगी? भाई खून हमारे बॉडी के हर हिस्से में जा रहा है, तो ब्लड भी हर हिस्से में जाएगा। अच्छा, जो खाना हमने खाया था वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। अब वो छोटे छोटे टुकड़े ये भी ब्लड के अंदर गए और ब्लड से बॉडी के हर हिस्से में पहुंच गए। तो होगा क्या, एक तरफ तो लंग्स से होते हुए ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, दूसरी तरफ जो खाना आपने खाया है वो फूड भी आपका पहुंच रहा है हर जगह। अब ये ऑक्सीजन और फूड जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं, और एनर्जी बनती है, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कहानी को आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपकी बुक में लिखी है वो आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको कुछ बैकग्राउंड की चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या कहानी कैसे होती है, ताकि जो आपकी बुक में लिखा है वो समझ में आ सके। आपको याद सिर्फ उतना ही रखना है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो हमने जब सांस ली तो पूरी एयर हमारी लंग्स में गई, लंग्स से सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में गई, इधर से फूड भी हमारा बॉडी के हर हिस्से में पहुंचा। तो फूड और ऑक्सीजन जब साथ में मिलेंगे तो एनर्जी निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में तो कुछ काम नहीं है, तो कहेगा भैया हमको तो यहाँ रहना नहीं, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हम बाहर निकलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी ब्लड के अंदर से होते हुए लंग्स के पास पहुंचेगी। तो लंग्स के पास जब पहुंचेगी तो कहेगी यहाँ तुम कहाँ टहल रहे हो, तो इसको लंग्स के अंदर भेज दिया जाएगा कि चलो भागो यहाँ से, निकल जाओ बाहर। तो इस तरह से लंग्स से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, फिर वहां एनर्जी बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो ब्लड से होते हुए लंग्स में वापस जा रही है। यानी एक तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। भाई लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है और ब्लड से लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है।
एक गैस ऐसे जा रही है, दूसरी गैस ऐसे जा रही है, तो एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। एक गैस ले रही है, गैस दे रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुंच जाएगी और यहाँ पर एयर में और भी जो गैसेस थी वो सारी मिलके जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये बाहर निकल जाएगी। तो ये बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ब्रीद आउट। सांस अंदर ले रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, ब्रीद इन। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीद आउट। तो ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट मिलाकर आपका क्या बनता है, ब्रीदिंग, सांस लेना। तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें सिर्फ इतना है कि सांस हमारे लंग्स के अंदर जा रही है और लंग्स से बाहर निकल रही है। रेस्पिरेशन क्या है, सांस हम लेंगे, फिर वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जाएगी, वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिलकर एनर्जी बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होते हुए लंग्स में वापस जाएगी और फिर जब सांस हम बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन कहलाता है। सांस लेने से और फिर अंदर जो चीज़ एनर्जी का बनना ये सब और वापस जाना, ये सब मिलाकर आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है सिर्फ ब्रीदिंग, जहाँ एयर लंग्स के अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, लेकिन पूरी जो कहानी हुई ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब चलिए जो लिखा है उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्या हम बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, तो जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ बॉडी, यानी एयर बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो जो एयर है वो मूव करती है बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ। तो ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ एक पार्ट है किसका, एक प्रोसेस जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन पूरा मैंने आपको समझा दिया, उसमें से ब्रीदिंग सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ जो ऑक्सीजन है ऑफ द एयर वी ब्रीद इन, जो हम एयर सांस लेते हैं उनमें से जो कुछ ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी यूज़ करती, कैसे यूज़ करती वो सारा मैंने आपको बता दिया। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एयर के साथ। अब आपको ये चीज़ें जो लिखी है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, एनिमल्स जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, डॉग, कैट, ये सिमिलर होता है ह्यूमंस के, जैसे हमारा होता है ना उसी तरह से इनका भी होता है, उसी से मिलता जुलता। ऑब्जर्व करो इनमें से किसी एनिमल को, जब वो रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, तब ऑब्जर्व करो और नोटिस करो जो मूवमेंट हो रही है उनके एब्डोमेन में, यानी उनके पेट में मूवमेंट आपको दिखेगी। पेट उनका बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर बाहर होता है ना, उसी तरीके से इनका भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ जाओगे कि ये भी सांस ले रहे हैं। तो ये जो स्लो मूवमेंट है वो इंडिकेट करती है कि वो ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अब जो रेस्पिरेशन है वो ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये रेस्पिरेशन ही वाला प्रोसेस है जिसके जरिए जो बॉडी है वो फाइनली ऑब्टेन करती है एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक, यानी खाना हमने खा लिया, खाना हर जगह पहुंच गया, लेकिन फूड का जो मकसद है वो एनर्जी निकालना है, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। अब कुछ एनिमल के अंदर ये मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम है वो अलग होगा। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज मैंने बताया ना, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज होना। तो कुछ एनिमल में ये अलग तरीके से होता है। कैसे भी हो, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस है रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। एग्जाम्पल ले लो अर्थवॉर्म का, ये ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से, यानी अपनी स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन बॉडी में ले जाते हैं और स्किन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फिश के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके पास गिल्स होती हैं, तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको गिल्स से ले लेती हैं अंदर, तो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं ऑक्सीजन एयर से जो कि पानी में डिजोल्व होती है। अब क्या प्लांट रिस्पायर करते हैं? क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? अगर आप नहीं जानते होगे तो आप कहोगे अरे प्लांट को सांस लेते तो कभी नहीं देखा हमने। तो ये भी रिस्पायर करते हैं, ये भी सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट के अंदर भी, लेकिन मेनली कहाँ होता है? इनकी लीव्स से होता है, पत्तियों के थ्रू इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लीव्स जो एयर है वो कैसे लेती हैं? इनके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, या आप पढ़ चुके हो कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। यही जो स्टोमेटा होता है, इसी के थ्रू जो एयर है वो लीफ के अंदर चली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो लीफ यूज कर लेती है एनर्जी बनाने के लिए, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में निकाल देती है। हमने सीखा है कि सनलाइट में जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ताकि वो फूड को प्रोड्यूस कर सके और ऑक्सीजन निकाल सके। भाई फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है और सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इस्तेमाल करके प्लांट फूड बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, तो यही बात दिखी कि सनलाइट होनी चाहिए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करता है प्लांट ताकि फूड बनाए और साथ ही में ऑक्सीजन भी निकलती है प्लांट से। अब जो अमाउंट ऑक्सीजन का रिलीज होता है इस प्रोसेस में, यानी फूड बनाने वाले प्रोसेस में, ठीक है, फूड के प्रिपरेशन में प्लांट के, ये बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन के अमाउंट के जो कि वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। यानी अगर हम प्लांट की बात करें तो उसकी कहानी क्या है कि इसको फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ठीक है, फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और सनलाइट तो होनी चाहिए, तो ये क्या निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा। सांस लेने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत है और जब सांस बाहर निकालेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा।
तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि जब फूड बनाता है प्लांट, उस केस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है उस ऑक्सीजन से जिसकी जरूरत इसको सांस लेने के लिए है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो बहुत थोड़ी चाहिए, जितना ऑक्सीजन ये निकालता है वो ज्यादा निकालता है। जैसे मान लो 10 यूनिट अगर ऑक्सीजन निकली फूड बनाने में, तो 1 यूनिट इसको इस्तेमाल करना होगा रेस्पिरेशन में। अब जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में ना, वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। फूड बनाने के लिए तो सनलाइट का होना जरूरी है, यानी सिर्फ दिन ही में फूड बन सकता है। लेकिन रेस्पिरेशन वो दिन रात कभी भी हो सकता है, क्योंकि सांस लेना उसको एनर्जी तो हर वक्त जरूरत है। रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए दिन या रात कभी भी हो सकता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या है? ऐसी चीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दे, यानी कोई रिस्पॉन्स दे, कुछ हरकत करे, तो जो चीज हरकत करवाएगी वो स्टिमुलाई कहलाएगी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे अगर आप अचानक से किसी नोकीली चीज, जैसे आपका कांटा वगैरह हो गया, उस पर आपके पैर पड़ गए, नंगे पैर चल के जा रहे हो और कोई कांटा गड़ गया, तो कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठे रहोगे? कितनी जोर से आप चिल्लाओगे, उछल जाओगे, अजीब समूह बनाओगे? तो ये सब क्या है कि रिस्पॉन्ड दे रहे हो, यानी एक तरह से जवाब दे रहे हो। जवाब देने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आदमी मुंह ही से जवाब देता है। जैसे कहा जाता है ना, ईंट के जवाब पत्थर से देना, तो कभी कभी जवाब मुंह से नहीं दिया जाता, कुछ एक्शन करके भी दिया जाता है। तो कुछ एक्शन करोगे, चिल्लाओगे, उछलोगे, तो एक तरह से रिस्पॉन्ड है। और रिस्पॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि कांटे पे आपका पैर पड़ गया, तो ये जो थॉर्न है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, ये स्टिमुलाई कहलाएगा। इसकी वजह से आपने रिस्पॉन्ड किया, अगर ना होता तो मस्त चलते चले जाते। अब आपको कैसा फील होगा जब आप देखोगे या सोचोगे अपने फेवरेट फूड के बारे में? अगर आपका बहुत ही पसंदीदा खाना आपके सामने आ गया या उसके बारे में सोच रहे हो, ताकि मुंह में पानी आ जाएगा ना, तो ये मुंह में पानी आना यानी कोई रिस्पॉन्ड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि फूड के बारे में आपने सोचा या फूड को देखा, तो फूड की वजह से आपने रिस्पॉन्ड किया कि मुंह में आपके पानी आ गया। तो फूड क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। स्टिमुलाई ये प्लूरल फॉर्म है, एक के लिए हम स्टिमुलस यूज करेंगे। जैसे आपका कांटा हो गया, ये स्टिमुलस है, फूड स्टिमुलस है। अगर सबको मिला के बात करेंगे तो हम कहेंगे ये सारे ही स्टिमुलाई हैं। अगर आप अचानक से किसी डार्क जगह से किसी ब्राइट जगह, जैसे धूप में आप निकल आए, ठीक है, बहुत तेज धूप है, बहुत रोशनी है, अंधेरे से आप बिल्कुल रोशनी में आओगे, सनलाइट में आओगे, तो क्या होगा? आपकी जो आंखें हैं वो अचानक से बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यानी आप खुद ही सोचो, आप खुद ऑब्जर्व किए होगे कि अंधेरे में हो अभी और बाहर निकले और बाहर धूप निकली, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो कहते नहीं चौंधी टाइप की लगने लगती है, आंख बंद होने लगती है, अचानक से बंद होगी। अगर यार बहुत ज्यादा रोशनी, आंख ही नहीं खुल पा रही है, तो आप सोच के नहीं बंद करते कि हाँ ये तो बड़ी रोशनी है, चलो आंख बंद कर लेते हैं। अपने आप आंख बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। कब तक बंद रहती है? फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग। धीरे धीरे आप आंख खोलते हो, थोड़ा थोड़ा देखते हो, फिर वो जब एडजस्ट हो जाती है तब आप देखने लायक होते हो। यानी अचानक से जब सराउंडिंग चेंज हुई तो अचानक से आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिक को रिस्पॉन्स दे दिया कि अचानक से आपकी आंख तुरंत बंद हो गई। तो ये जो आपका फेवरेट फूड है, ब्राइट लाइट है, या जो थॉर्न है ऊपर के सिचुएशन में, ये एग्जाम्पल है किसके? चेंज इन सराउंडिंग में। यानी खाना अभी नहीं था, अचानक से आपके सामने खाना आ गया। डार्क था, अचानक से ब्राइट लाइट आ गई। बड़े स्मूथ सी जगह पे आप चले जा रहे थे, अचानक से कांटा आ गया। तो अचानक से सराउंडिंग बदली कि नहीं? आसपास की चीज बदल गई आपके। तो हम में से सभी रिस्पॉन्ड करेंगे इमीडिएटली टू सच चेंज। तो जैसे ही चेंज होगा तुरंत हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ है, आपने टच कर ली, तो ऐसा तो नहीं कि आप सोचोगे अरे हमने तो कुछ गर्म चीज़ छू ली, हमारा तो हाथ जल रहा है, क्या करें, हाथ हटा दें क्या? तो ऐसा तो नहीं करते, तुरंत हटाओगे ना। तो यहाँ पर आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब आप स्टिमुलाई को समझ गए होगे। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या है? हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं। कैसे चेंज? ऐसे चेंज जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका कुछ जवाब देते हैं। वैसे तो बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ का हम रिस्पॉन्ड थोड़ी ना करते हैं। जैसे मान लो पेड़ से पत्ती टूटी और गिर रही है, तो गिरने दो, हमें क्या करना है। लेकिन कोई बंदा जा रहा है दौड़ते हुए, धड़ाम से गिर गया, तो आप हंस दोगे। तो ये एक स्टिमुलाई है जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्ड किया। जब रिस्पॉन्ड करोगे तो जो चीज़ आपको रिस्पॉन्ड कराएगी वो स्टिमुलाई कहलाएगी। तो ये तो ह्यूमन के बारे में हो गया। क्या जो एनिमल है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को? ऑब्जर्व करो बिहेवियर को ऑफ एनिमल को। जब आप उसे खाना देते हो, कोई पेट वगैरह आपने पाला हो और उनको खाना दो, तो क्या होगा? तो आप देखोगे तो अचानक से वो एक्टिव हो जाएंगे फूड देख के। अभी सुस्त बैठा हुआ था, मान लो आपने कोई डॉग पाला है तो आराम से बैठा है, या बिल्ली पाली है, खाना लाओगे तुरंत एक्टिव हो जाएगा, भैया खाना आ गया चलो। तो ये फूड क्या है? ये स्टिमुलस है। जब आप किसी चिड़िया की तरफ बढ़ते हो तो वो क्या करती है? आने दो बताते हैं, वो क्या करती है? भाग जाती, उड़ जाती है। तो उसके लिए आप स्टिमुलस हो, आपकी वजह से वो उड़ी। जो जंगली जानवर है वो जब ब्राइट लाइट उनकी तरफ फ्लैश की जाती है तो वो भाग जाते हैं। जैसे आग वगैरह दिखाई तो जानवर जो है वो भाग जाते हैं। तो ये जो फायर या ब्राइट लाइट है, ये स्टिमुलस का काम करेगा उन वाइल्ड एनिमल्स के लिए। इसी तरह जो कॉकरोचेस हैं वो अपनी छुपने वाली जगह पर चले जाएंगे। अगर आप किचन में लाइट जलाओगे रात में आप गए किचन में, लाइट जलाया, तो कॉकरोच वैसे टहल रहे होंगे, अरे रात का टाइम है, सो रहे होंगे सब, बढ़िया मस्त पार्टी करते हैं।
अब अचानक से आपने लाइट जला दिया, बाहर की रोशनी हो गई, छापा पड़ गया, तो क्या करेंगे, जहां रहते हैं छुप के वहां जाके छुप जाएंगे। तो लाइट उनके लिए स्टिमुलस हो गई, या आपको अगर देख के भागेंगे तो आप स्टिमुलस हो गए। यानी जिस चीज की वजह से रिएक्शन हुआ, अब कॉकरोच से तो पूछोगे नहीं भैया लाइट की वजह से भागे कि हमारे वजह से भागे, तो दोनों चीजें हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम मान के चलेंगे। क्या इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो जहां पर कोई एनिमल रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलाई को। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अर्थवॉर्म का ले सकते हो। अर्थवॉर्म के बारे में आप जानते हो, वो ब्लाइंड होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता उनको, लेकिन उनके पास लाइट सेंसिटिव एक सिस्टम होता है कि अगर बहुत रोशनी वाली चीज़ होगी ना तो उनको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आग उग जल रही है, ऐसे तो चले जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो रोशनी को सेंस कर लेते हैं कि अरे बहुत ब्राइट चीज़ है, तो थोड़ा दूर ही रहते हैं उससे। तो अगर लाइट उनके ऊपर मारोगे तो भाग जाएंगे, तो वो लाइट से रिस्पॉन्ड करे कि नहीं, तो लाइट उनके लिए, अर्थवॉर्म के लिए स्टिमुलस का काम करेगा। तो आप लिख सकते हो अर्थवॉर्म मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। क्या प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं जो कि ब्लूम करते हैं, खिलते हैं रात में। जैसे एक फ्लावर होता है उसका नाम है मून फ्लावर, तो वो रात में खिलता है। इसी तरह कुछ प्लांट होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं सनसेट में, यानी सूरज जब डूबता है तो फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, उनके जो पेटल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे आपका सनफ्लावर है, जब धूप निकली रहती है तो वो एकदम खिला हुआ होता है, सूरज की तरफ फेस कर रहा होता है। जब रात होती है वो तो वो नीचे झुक जाता है और उसके जो पेटल्स हैं वो भी एक तरह से बंद हो जाते हैं। कुछ प्लांट जैसे आपका मिमोसा हो गया, जिसको आमतौर से हम टच मी नॉट कहते हैं, छुई मुई का जो प्लांट है, उसकी जो पत्तियां हैं वो क्लोज हो जाती हैं, हम कह सकते हैं फोल्ड हो जाती हैं जब उसको कोई टच करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है अपने सराउंडिंग में चेंज को। अब एक्टिविटी 4 कर लेते हैं। अब एक पॉटेड प्लांट आपको ले लेना है, उसको रूम में रखना है, विंडो से थोड़ा दूर, यानी खिड़की से सनलाइट आती हो, हर टाइम उसमें से ना आती हो, थोड़े टाइम के लिए दिन के वहां से लाइट आती हो, तो उसमें थोड़ा सा खिड़की से दूर आप उस प्लांट को रख दो। फिगर आपको दी हुई है। अब उसको कुछ दिन तक पानी देते रहो। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? क्या प्लांट बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ग्रो होगा? जैसा कि प्लांट जो खुले में रखे हुए होते हैं, जिनको पूरी तरह से सनलाइट मिल रही होती है, तो वो सीधा सीधा ग्रो होंगे। तो क्या ये प्लांट भी बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ ग्रो होगा? अगर नहीं, यानी अगर मुड़ा है, तो आप देखो कि किस डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है। अगर वो सीधा ग्रो नहीं हो रहा है तो आप देखोगे जैसे ये खिड़की खुली है, यहाँ पर सूरज है, रोशनी आ रही है, अब आपने थोड़ा दूरी पे इसको रख दिया, तो ये प्लांट सन की तरफ झुक जाएगा ताकि सनलाइट उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये प्लांट हमने ऐसे रख दिया। अब रूम के अंदर सनलाइट हर वक्त तो नहीं आएगी, यानी इस प्लांट को पूरी तरह से सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, अपने आप को सनलाइट की तरफ मोड़ लेगा ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट उसको मिल सके। अब आपको क्या लगता है कि ये एक रिस्पॉन्स है टू सम स्टिमुलस? हाँ बिल्कुल, ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है जहाँ स्टिमुलस क्या है, आपका सन है, या हम कह सकते हैं सनलाइट है। सनलाइट एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा और इस सनलाइट की वजह से इसने रिस्पॉन्ड किया, वरना वो सीधा ग्रो होता, या अगर मुड़ भी रहा है तो किसी और तरफ मुड़ जाता। वो सन की तरफ ही क्यों मुड़ा? इसका मतलब वो सनलाइट की वजह से ही रिस्पॉन्ड किया। अगर सनलाइट दूसरी तरफ होती तो उधर मुड़ जाता, या खुले में रख देता, अच्छी खासी लाइट मिल रही होती तो कुछ रिस्पॉन्ड करता नहीं। तो सनलाइट यहाँ पर स्टिमुलस का काम करेगी। तो आप देखो कि जितनी भी जो लिविंग थिंग है वो रिस्पॉन्ड करती है टू चेंज अराउंड देम। उनके आसपास कुछ चेंज होता है तो वो रिस्पॉन्ड करती हैं। ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने जान ली कि चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनके आसपास कुछ चेंज होगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको किसी न किसी तरीके से जवाब देंगे, कोई रिएक्शन अपना देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में यही वाला टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश तो मेरी पूरी थी कि इस चैप्टर को इस बार कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन और वीडियो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है, इसलिए यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।